तो हेलो साथियों, मैं राजेश। मैं आ गया हूँ आप सबके लिए जीएस वर्ल्ड की एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज मेरे भाई, आज की हमारी ये तीसरी टेस्ट सीरीज है जीएस वर्ल्ड की, और यह इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है। यानी इसमें जितने के जितने प्रश्न होंगे सब के सब इंडियन पॉलिटी से संबंधित होंगे। और यह ऐसे प्रश्न हैं जो आरओ सहित कई एग्जाम में कई कई बार रिपीट हुए हैं। ये रिपीटेड प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको एक बार वीडियो को अंत तक देखें और इसका मंथन जरूर करिएगा। इसके पहले मैं 2 टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड की करा चुका हूँ, पहली हिस्ट्री की और दूसरी जियोग्राफी की। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मेरे भाई हमारी होती है। तो आप लोग इस हमारे चैनल को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारे पास संसाधन तो बहुत कम है। इस वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे पास जितने भी संसाधन, सीमित संसाधन से मैं असीमित कोशिश करता हूँ मैं क्या क्या कर सकूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था। तो मेरे भाई, इसका जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर सी में किया गया था। आप सबको पता होना चाहिए, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो यही बाद में जो है 1935 अधिनियम के तहत इसे संघीय न्यायालय का रूप दे दिया गया। संघीय न्यायालय के बारे में आप लोग जानते होंगे, ऐसा न्यायालय जो अपने जो अधीनस्थ न्यायालय के और हाई कोर्ट न्यायालय के जो है निर्णयों को बदल सकता है, उनको सुनवाई कर सकता है। तो ये होता है संघीय न्यायालय, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्या है देखते हैं हम लोग। सब के सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आए हुए प्रश्न हैं। क्या कह रहा है, भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था। तो मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, स्वराज पार्टी जो 1923 में बनी थी, 1924 में यही स्वराज पार्टी ने संविधान सभा, उन्होंने कहा कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले एक सभा की स्थापना की जाएगी, वो जो है उसके माध्यम से संविधान बनेगा। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी को बनाया था। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है नहीं है, तो कौन सा इसमें कथन गलत है उसे हमें चूज करना है। पहला देखते हैं। पहला कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। ये बात तो सही है। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया। मेरे भाई, यही गलत है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जबकि इसे वो स्वीकार करने की बात आई है मेरे भाई, इसे स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया था। तो ये गलत हो गया। ये पेश करने वाले दिन को स्वीकार दे दिया है, तो ये गलत हो गया। बाकी सब सही हैं अपनी जगह पे। तो गलत पूछा, हम लोगों ने गलत बताया। चौथा देखते हैं क्या कर रहा है। क्या है चौथे में, 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई। तो आप सबको पता होगा, 1946 में जो संविधान सभा बनी थी, उसके बाद जो आज़ादी मिली थी, यही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करने लगी। जब जाके 51-52 में जब चुनाव हुआ, 1952 में जब नया मंत्री परिषद बना, तो उसमें जो है तब जाकर ये जो विघटित हुई संविधान सभा। यही संविधान सभा जो है संसद का काम कर रही थी नई संविधान सभा, नई मंत्री परिषद बनने तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग पाँचवें में। देखिए, पाँचवें में कथन कारण वाला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एकदम सही है, कथन एक तो हमारा सही है। कारण देख लेते हैं। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रहित संविधान इसलिए कहा जाता है, विभिन्न देशों से इसमें कुछ प्रावधान लिए गए हैं, इसलिए इसे अपने भारतीय संविधान को ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। तो भारत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये सही है। यह एक ग्रहित संविधान, ये भी सही है, लेकिन पूर्ति करता है, इसका कारण ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो आगे हम लोग चलते हैं छठवें पर। छठवें पर देखते हैं क्या है। फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है यहाँ पे।
भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। हमें पता है समवर्ती सूची का क्या होती है, आप सबको पता होगा। ये प्रश्न नंबर 6 में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों, इसमें समवर्ती सूची में ऐसे प्रावधान होते हैं ना कि जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकती हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 7वें में क्या है। 7वें वाले में सभी के सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक है मेरे भाई। आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस बनाकर वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा नहीं देखने आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए खतरा होती है। तो यहाँ पर देखें क्या कर रहा है, राज्यों के निर्माण का सही क्रम है। हम सबको पता होगा कि जब सबसे पहले कौन सा राज्य बना था, जब आज़ादी के बाद आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश के बाद जो है 1960 में गुजरात बना, नागालैंड, फिर उसके बाद हरियाणा बना। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा राज्यों का बनने का क्रम। ये गुजरात बम्बई से टूटकर बना था, तो आप सबको पता होगा। फिर नागालैंड बना जो है 63 में, और उसके बाद 66 में ये हरियाणा बना। आगे देखते हैं हम लोग 8वें में। देखिए 8वें में मैचिंग वाला प्रश्न है, और मैचिंग वाले प्रश्न गलत नहीं होते हैं ज़्यादातर। मैं आपसे कई बार ये कह चुका हूँ, बस थोड़ा सा इसमें समझने का फेर होता है। देखिए क्या है यहाँ पे, सूची 1 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हमें प्रावधान को अनुच्छेद से मिलाना है। कौन सा इसमें मिलाना है हमें, देखिए क्या इसमें करना है 8वें वाले हमारा में। देखिए पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित, यानी जो पाकिस्तान से भारत में आए थे उनके लिए नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसके लिए जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 3, ये इस पे चला आएगा। ये 3 नंबर अनुच्छेद 6। और उसके बाद यहाँ पर क्या देखिए, नागरिकों के अधिकार का नियमन। तो नागरिकों के अधिकार का जो नियमन करने की बात है वो है 4 पे जाएगा, ये अनुच्छेद 11। और उसके बाद जो है भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित जो बात है वो अनुच्छेद 8 में है। और बचा है हमारा एक डी, वो 10 पे चला जाएगा, अधिकारों की निरंतरता। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप लोग इसे ध्यान रखिए, कौन सा अनुच्छेद कैसे होता है, नागरिकता पढ़ेंगे उसमें टॉपिक तो सारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 9वां क्या है। इसमें भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना का विचार लिया गया है मेरे भाई, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्या है। इसमें भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में सम्मिलित है। तो हमें पता है कुल हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ हैं, तो उन 12 अनुसूचियों में से जो 4थी अनुसूची मेरे भाई, केंद्र और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व है, यह दिया गया है 4थी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी। तो आप सबको पता ही होगा। और पहली दूसरी तीसरी में शपथ संबंधित प्रावधान है, ऐसे हैं सब। तो वहाँ पर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 11वां देखते हैं। देखिए क्या है 11वां, एकदम फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है। वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। हमें पता है मेरे भाई, भारत में नागरिक रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं। तो पूछ रहा है ऐसे कौन से वे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, वह अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो आपको एक ट्रिक होता है, मतलब ट्रिक क्या, ये फैक्ट है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद जो होते हैं केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो ये है सर हमारा आंसर, इसे याद कर लीजिएगा। बहुत इस टाइप में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12वां हम लोग देखें। तो देखिए 12वां में हम लोग देखते हैं कथन टाइप का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है इसमें, भारत में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है। तो हमें पता है मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग अपना अगर थोड़ा सा बुद्धि प्रयोग करेंगे तो हमें ये सवाल कर ले जाएंगे, और जो नहीं करेगा उसको बहुत कठिन लगेगा। देखिए क्या है, कह रहा है भारत में छुआछूत का अगर ख़त्म करना हो तो कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसका कारण दिया। कानून बनाकर, बिल्कुल सही। शिक्षा की उन्नति के द्वारा, बिल्कुल सही, ये भी है। जन जागरण यानी जागरूकता फैलाकर, ये भी सही है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, मेरे भाई ये गलत है, क्योंकि नौकरियों में प्रवेश दिलाकर हम कैसे छुआछूत खत्म कर सकते हैं, ये तो गलत है ना। तो ये चौथा नहीं होगा, बाकी तीनों सही हैं। तो जिनमें चौथा है उसे काट दीजिए। इसमें चौथा बैठा है, इसमें बैठा है, और इसमें भी बैठा है, तो ये वाला सही हो जाएगा आपके लिए 1, 2, 3।
तो इस तरह से ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं 13 वाले में। क्या कह रहा है हमारे प्रश्न नंबर 13 में, देखिए क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है। मेरे भाई हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को कोई अलग से अधिकार नहीं दिया गया, वही अधिकार है जो आम व्यक्ति को है, यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 एक इसे पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। ये जो लिखा है अनुच्छेद जो 19 लिखा है, ये अनुच्छेद को ऐसे इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये है, इसी के तहत जो मीडिया वाले हैं उनको यही अधिकार मिला होता है जो आम व्यक्ति को है। तो आगे देखें हम लोग 14वें में क्या है, सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर हैं। क्या कह रहा है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। तो मेरे भाई जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नीति निर्देशक तत्व में कुल 4 तत्व जोड़े गए थे, बोल रहा है कौन सा नहीं जोड़ा गया था, इसको आपके बारे में पूछ रहा है 14वें वाले प्रश्न में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये फैक्चुअल टाइप का है, इसमें कई बार ऐसे पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न। तो देखिए, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, ये तो सही है, ये तो जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी जोड़ा गया था। पोषण स्तर और जीवन को ऊंचा करना, ये नहीं था। और न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, ये भी जोड़ा गया था। तो मेरे भाई आपको बता दें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एसपीडीपी में कुल 4 तत्व जोड़े गए थे। अनुच्छेद का अगर बात करें तो आर्टिकल, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप, आर्टिकल 39A, यहाँ पर ये 39A और यहाँ पर 43A और 48A, ये 4 मतलब तत्व जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। आगे देखते हैं 15वें में क्या है हमारा। 15वें देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, यानी भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से अलग है, किस मामले में अलग है, यही आपसे पूछ रहा है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, क्योंकि हमारे भारत में न्यायिक पुनरावलोकन कोई कानून बना है तो उसकी जांच करने के लिए न्यायपालिका को असीमित शक्ति है, वो गलत होगा तो उसे रद्द कर सकती है, लेकिन यह है ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन को न्याय प्रणाली में असीमित क्षमता नहीं, असीमित ताकत नहीं है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही भिन्न है, बाकी सभी जो भारत में है वही ब्रिटेन में भी है। आए हम देखें 16 में। 16 में क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। देखिए क्या है कि जो मतलब ये स्वर्ण सिंह समिति के बारे में बात कर रहा है। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य के बारे में आप लोग पता होगा, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51A में ये मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है संविधान में। मूल संविधान में ये नहीं था मूल कर्तव्य, इसे बाद में जोड़ा गया है 51A में। तो इसमें उन्होंने कुल 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति ने कि कुल 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए, लेकिन बाद में कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, फिर बाद में एक और जोड़ दिया गया जिससे कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो ये हमारा सही आंसर है। आगे देखें 17 में। थोड़ा सा समय देंगे मेरे भाई तो आप डिटेल समझ पाएंगे, वैसे ही फिर हमारा आंसर पढ़ देना वो ठीक नहीं होता है। तो फिर ऐसा तो आप लोग PDF से भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक कुछ उसमें साइड वाइज चीज़ें नहीं होती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, क्योंकि एक प्रश्न वो कई तरीके से पूछा जा सकता है, जब तक उसे आप उस हिसाब से समझेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। देखिए क्या है यहाँ पर, कौन कथन सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है। यानी नीचे 4 कथन दिए गए हैं, मूल अधिकार और इधर अनुच्छेद, कौन सा सही है उसे आपको बताना है 17 वाले प्रश्न में। देखिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये तो गलत है, अनुच्छेद 19 नहीं होगा, बल्कि ये अनुच्छेद 21 में है ये प्रावधान। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 22 नहीं बल्कि 32 में है, अनुच्छेद 32 में, इसलिए ये भी गलत हो गया। अल्पसंख्यकों का शिक्षा
संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30, बिल्कुल ये सही है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें जो दिया गया है मेरे भाई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 20 नहीं बल्कि 21 में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर केवल सही है, बाकी सब गलत है। 18 देख लेते हैं क्या है 18 वाले में। देखिए क्या है, कह रहा है कि कथनों पर ध्यान देना है और कौन सा कथन उपयुक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य है इसको हमें बताना है। तो देखिए मूल कर्तव्य हम लोग देखते हैं क्या है, ये है कि नहीं। एक वाला, देश को रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें, बिल्कुल ये मूल कर्तव्य में कहा गया है, चौथे मूल कर्तव्य में। दूसरा क्या है, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, बिल्कुल ये जो हमारा मूल कर्तव्य 8वें में ये कहा गया है। पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये मेरे भाई ये मूल कर्तव्य नहीं बल्कि सरकार का जो कर्तव्य है एसपीडीपी उसमें कहा गया है, तो ये नहीं होगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये भी जो है एसपीडीपी में कहा गया डीपीएसपी में, यानी राज्य की नीति निदेशक तत्व में ये दोनों आएंगे, तो ये दोनों नहीं होंगे, 1 और 2 केवल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। आगे हम लोग चले 19 में। 19वां देखते हैं क्या है हमारा। क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। विधानसभाओं में पूछ रहा है एससी एसटी का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये है हमारा। तो और अगर इसमें हम देखें कि जो है आगे प्रश्न 20वां वाले में, तो 20वां वाले में कथन कारण का भी आ गया है। कथन कारण का सवाल बहुत आते हैं पीसीएस, खास करके यूपीपीएससी में। क्या है, कथन पहले दिया है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता हो। मेरे भाई ये गलत है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी वो भारत का नागरिक होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी उम्र जो है 30 होनी चाहिए, तो इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति यहाँ, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ये 35 होती है, तो ये पहला वाला उपराष्ट्रपति के लिए गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के ये इसमें दे दिया है कोई भी सदन दे दिया है, यही अगर राज्यसभा सदन दिया होता तब ये सही रहता। कारण में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कारण सही है, तो हमारा ए सही है, ए गलत है, बी सत्य है, आर सत्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए असत्य है और आर सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे 21वां वाले में देखते हैं क्या है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को निपटारा कौन करता है, इसमें ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला उठता है तो वह विवाद निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। चलते हैं 22 वाले में, देखते हैं क्या है। सिंपल सा प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदस्यों का मतलब बन सकता है कोई भी, बस वह जो है उसका सदस्य होना चाहिए। तो अगर इसमें हम कम से कम देखें तो 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कोई प्रधानमंत्री का दावेदार बनना चाह रहा है तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और वह किसी भी मतलब सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर बन जाना चाहिए, ये है। आगे देखें हम लोग क्या है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मेरे भाई, लोकसभा के। सामूहिक रूप से आता है तब लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 75 में जो दिए गए हैं क्लॉज उसमें पढ़ेंगे, उसमें मिल जाएगा तीसरे में। तो आगे देखें हम लोग 24वां में क्या है। संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है। तो हमें पता है मेरे भाई, कहा गया है, ये 24वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं ना। तो देखिए 24वां में क्या है, पूछ रहा है कि संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है। तो मेरे भाई 6 माह, ऑप्शन नंबर बी। कहा गया है संविधान में
जैसे कोई एक सदन का बैठक हुआ और इसके अंतिम दिन वाले से लेकर दूसरी बैठक के पहले दिन वाले तक इसमें 6 महीने से अधिक बैठक नहीं, 6 महीने से ज़्यादा समय का अंतर नहीं होना चाहिए। इससे यह साबित होता है कि साल में कम से कम 2 बैठक अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया इसमें। तो आगे देखते हैं हम लोग 25वें में क्या कहा गया है। फैक्चुअल प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली पहली महिला हैं। तो बिल्कुल सब सही प्रश्न है मेरे भाई। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी ये, और ये भारत की पहली महिला ऐसी थी जो आज़ादी के बाद जो है ये महिला राज्यपाल बनी। ऑप्शन नंबर डी। तो आगे हम लोग चले देखते हैं 26वें में क्या है। देखिए 26वां बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है यहाँ पे, क्या है देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। तो यहाँ पर भारत के कुछ प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल दिया गया है, उनका सही क्रम बैठाना है। पहले कौन प्रधानमंत्री बने, उनके बाद कौन बने और उनके बाद कौन बने। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्रियों का नाम दिया सब के सब जो है 1 साल 1.25 साल तक ही शासन कर पाए थे, लगभग 1 साल, उसके ज़्यादा समय तक कोई नहीं रहा। तो देखिए सबसे पहले ये चौधरी चरण सिंह आए 79 में, चौधरी चरण सिंह आए थे, ये 79 में आए थे, 1979 में। उसके बाद चंद्रशेखर आए, फिर बीपी सिंह आए, उसके बाद एचडी देवगढ़ा 1996 में, 1996 में ये आए। तो ये चंद्रशेखर जो है 90 में आए थे, 1990 में, और बीपी सिंह जो है 91 में आए थे, 1991 में। तो यही सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। 27वां देखते हैं हम लोग। 27वें में क्या है, भारत को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो पता है मेरे, भारत का एक जो है मतलब वो अधिकारी होता है, तो वो जिसे को महान्यायवादी कहा जाता है, सबसे बड़ा जो है ये होता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर भारत का महान्यायवादी जो है वो उनको सलाह देता है। 27वां का ये हमारा हो गया। तो आगे देखते हैं हम लोग 28वां का। 28वें में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। हमें पता है 8वीं अनुसूची जो है मेरे भाई वह भाषाओं से संबंधित है, और मतलब जिन भाषाओं को मतलब एक राजकीय भाषा घोषित किया गया है वो संबंधित हैं इसमें। तो 28वें में क्या यही कर रहा है, 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो मेरे भाई ये 3 भाषाएं ये थी जो है ये कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ऑप्शन नंबर बी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके पहले जो है 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी जोड़ी गई थी, और फिर एक आता है फिर 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से वो जोड़ा गया था बोडो, संथाली, नेपाली, वो सब करके। तो हम लोग देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो हमें पता है मेरे भाई 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो वो थी मेरे भाई कौमीने, जिसे एक मतलब एक लोग टैग बना लिए हैं, ट्रिक बना लिए हैं कौमीने। तो कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी जोड़ी गई थी, और 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये बदमाश जोड़ा गया था, जिसे कहा जाता है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये है, लेकिन ये हमारे 28वें प्रश्न का उत्तर बी है। ये 29वां हम लोग देखते हैं क्या है। 29वें में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 29वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1993, 92 में इसका कानून पास हुआ, और 93 में ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हो गया। 30वां देखते हैं क्या है।
30वें में क्या कर रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसे हमें बताना है 30 नंबर वाले में। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल होता है। यह 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। नहीं भाई, यही गलत दिया है, जो 70 वर्ष दिया है ना, ये गलत है। ये 65 सॉरी ये जो है 65 वर्ष तक की उम्र को अपने पद पर रह सकता है, 65 या 6 जो भी पहले हो जाए, तो इसमें वो इसे रहता है। यही गलत दिया था, बाकी सब सही है। 70 जगह पर 65 होना चाहिए था। बाकी सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं है। इनके हटाने का तरीका जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का होता है, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाता है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी गलत है। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 31 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है, उस कथन को बताना है हमें इन दिए हुए चारों कथनों में। तो पहला कथन है मेरे भाई, इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही, धन विधेयक में ऐसा होता है, अध्यक्ष के प्रमाण की जरूरत होती है। बी कह रहा है कि इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। बिल्कुल सही, अगर राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा दिन के लिए रोकती है तो ये अपने आप पारित माना जाएगा। सी कह रहा है कि राज्यसभा कुछ संशोधन या सिफारिश कर सकती है। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। राज्यसभा के धन विधेयक के मामले में संशोधन या सिफारिश केवल सिफारिश कर सकती है, इसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। और डी वाला तो सही ही है, लोकसभा में अस्वीकृत होने पर इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, जो कि हमसे गलत पूछा गया है। तो ये होगा उत्तर सी। 32 में क्या है देखते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है। इस बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन मेरे भाई, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में प्रावधान है कि अगर दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा में कोई मामला कोई मुद्दा फंस जाता है तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये राष्ट्रपति के जो है अनुमोदन से होगा ऐसा। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या कह रहा है। 33 में देखें, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती थी। मेरे भाई संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या का प्रावधान 250 है। ऑप्शन नंबर सी, ये 250 का प्रावधान है, जिसमें कह रहा है कि मतलब 200 जो है 38 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे और इसमें जो 12 सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो कुल 250 होने चाहिए, लेकिन इस समय जो है 250 नहीं बल्कि 245 सदस्य हैं। तो दिए हुए प्रश्न का आंसर सी होगा। चले हम लोग अगले प्रश्न पे 33-34 पे देखिए क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यानी राज्यसभा में समान सीटें हैं एक बराबर। दो राज्यों को दो हर एक कथन में दो राज्यों का नाम लिखा है। किस कथन में के दिए हुए राज्यों में सेम राज्यसभा में सीटें हैं। मेरे भाई देखिए ये आपको बता दें, यहाँ पर देखिए वहाँ ये जो 34वां वाला हमारा ये जो प्रश्न है, गुजरात मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तो इस हिसाब से देखिए तो मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी जो हो गया यही सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में भी 11 सीटें हैं। यहाँ गुजरात में 11 हैं लेकिन कर्नाटक में 11 नहीं है, कर्नाटक में तो 12 हैं। इस हिसाब से सभी कथन के मतलब में यही सी वाला सही है। आगे देखते हैं 35 में क्या करा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। तो ये उत्प्रेषण हो जाएगा। ये उत्प्रेषण ये एक याचिका है, यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों की जो है कार्यपद्धति का परीक्षण करती है और उसे देखती है कि सही कर रही है गलत, और उसे ठीक से करने का जो है ये आदेश देती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35वां का। तो आगे चले हम लोग 36 में देखते हैं क्या है। 36 में कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है। मेरे भाई जिससे चाहे जिस सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिसको भी अगर राष्ट्रपति से दिक्कत होगी तो वो सदन में उसके प्रति महाभियोग प्रक्रिया लाकर उसे हटाने का प्रस्ताव कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। चले हम 37वें प्रश्न पे क्या कह रहा है देखें 37वें में।
बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है ये। भारत के संविधान में बृहद होने का क्या कारण है? हमें पता है मेरे भाई, भारत का संविधान जो है विश्व के सबसे बड़ा संविधान है, और इसका कारण क्या पूछा है। इसमें विस्तृत और कारण पहले मैं आपको बता दूं, कारण इसलिए है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों के जो है मतलब पूरे सिस्टम के बारे में दे दिया है, उसकी कार्य पद्धति, उसके शासन के बारे में, इसलिए बहुत बड़ा हो गया है। तो देखिए, इससे हमारा कौन सा कथन सही होता है? यह संघ तथा राज्य सरकारों के संविधान है, इसीलिए इतना बड़ा हो गया, क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों के नियम कानून, शासन प्रशासन संबंधित बातें हैं इसमें संविधान में, इसलिए। 38 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति नहीं थे? तो मेरे भाई 226, अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में रिट जारी की जाती है, और अनुच्छेद 32 के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट में जारी की जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 39 में देखते हैं क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मैचिंग वाला। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये कर ले जाएंगे आप लोग। ये मैचिंग के प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहला जो हम लोग जो पहले आता है उसी को मिला ले। अनुच्छेद 131 के जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है इसमें, ये हो गया। और अगर हम लोग और देखें, ये जो अनुच्छेद 35 है, ये प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन, ये हो जाएगा। और अनुच्छेद ये जो ये वाला है, ये चला आएगा अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग, ये हो जाएगा। तो आगे हम एक जो बचा है हमारा, ये अनुच्छेद 78, ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हो जाएगा। तो ये आप लोग यही होगा। अगर उस पेज पे हमारा ऑप्शन है, अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 40वां पर देखते हैं क्या है इसमें। प्रश्न नंबर 40 में, भारत की संचित निधि, संचित निधि क्या होती है मेरे भाई? एक भारत सरकार का ऐसा खजाना होता है जिसमें भारत के जो प्रमुख इनकम होती है भारत सरकार की, वो इसमें रखे जाते हैं। तो भारत संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 होना चाहिए, यहाँ क्लॉज नहीं दिया, अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 में है संचित निधि का प्रावधान। और आकस्मिकता निधि का प्रावधान इसमें है 267 में। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे। 41, एलम सिंघवी समिति संबंधित है। तो एलम सिंघवी समिति मेरे भाई ये जो है एलम सिंघवी समिति, ये पंचायती राज विकास से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजीव गांधी ने लोकतंत्र में विकास और पंचायती संस्थाओं को मतलब एक अच्छी संस्था बनाने के उद्देश्य से ये किए थे, इसका गठन एलम सिंघवी की अध्यक्षता में। तो ये था पंचायती राज को मतलब अच्छा बनाने के लिए। तुम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्या है इसमें? करा है कि नगरीय प्रशासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई थी? ये नगरीय प्रशासन की पूछ रहा है मेरे भाई, पंचायती का नहीं। पंचायती का पूछता तो 73वां संविधान संशोधन हो जाता। ये नगरीय शासन प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। ये 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिकता प्रदान किया गया। तो ये हो जाएगा, अनुसूची 12 जोड़ा गया था, भाग 9A। तो याद रखिएगा ये 43वां। 43 में देखें क्या है। तिरालीस में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है इसको बताना है। तो हाई कोर्ट के मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट के जज के बारे में ये है। 43वां प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, यह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है। यह मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं, ये गलत है मेरे भाई। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेजते हैं, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चले हम लोग अगले प्रश्न पे। 44 में देखें क्या है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति मेरे भाई जो होती है, ये जो अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है, ये पहले तो आप लोग जान लीजिए, लोक लेखा जो समिति होती है ये कुल 22 सदस्यों से मिलकर बनी होती है।
जिसमें 15 जो है लोकसभा के होते हैं और 7 जो है ये राज्यसभा के होते हैं। ये हुई लोक लेखा समिति हो गई, महत्वपूर्ण समिति होती है यह। और ये जो है ना लोक लेखा समिति, ये लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग 45। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम से मतलब जो एमएलए की बात कर रहा है, कितनी हो सकती है? 500। जबकि अगर आपसे अगर ये प्रश्न फेमस आता है किस राज्य की सबसे ज़्यादा मतलब विधानसभा सदस्य हैं, तो उत्तर प्रदेश के 403। लेकिन ये अलग चीज़ पूछा है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 500 हो सकते हैं। जैसे यूपी में 500 तक किया जा सकता है। 46 में देखें, किसी अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मेरे भाई अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और ये संवैधानिक का जो एक इससे कोई मतलब वो होता है ना 356 वाला, इसमें इस 356 से भी लगता है, 360 से भी लगता है। लेकिन ये सब राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, ये वित्तीय आपातकाल से संवैधानिक है ये। और ये जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद की मतलब ठीक से नहीं कर पा रहा है अपने पद का निर्वहन, तो उसके लिए ये लगता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का मामला हो तो ये लगता है 352। आगे देखें 47 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय क्या होता है मेरे भाई? जिस निकाय के बारे में संविधान में दिया गया हो अनुच्छेद उसके बारे में है। तो केंद्रीय सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग मेरे भाई एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह संसद से बनाया गया एक कानून है, जबकि ये सब जो है संवैधानिक निकाय है। आगे देखें हम लोग 48 में क्या है? इसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की गई थी। स्थापना इसकी कब की गई थी? ये 48वां प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। यह सन 2009 में की गई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2009 में की गई थी। क्यों? क्योंकि जब 2008 में मुंबई हमला हुआ था 26/11 वाला जो हमला हुआ था, उसके बाद से आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये इसकी स्थापना किया गया था। आगे देखें हम लोग 48-49 क्या है इसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है इसको हमें बताना है। 49 वाले प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए, यह एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार सांविधिक निकाय यानी यह एक केवल कानून के माध्यम से इसको बनाया गया है 1993 के तहत। मतलब मानवाधिकार अधिनियम 1993 के माध्यम से इसको बनाया गया था। तो ये सही है, तो ये सही हो गया। हमें पता है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, एक सांविधिक है। इसका मतलब ये कानून के माध्यम से बनाया गया, इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। इसका मतलब बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब गलत ही होंगे। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे 50 देखते हैं। इसमें क्या है? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ हुआ? तो मेरे भाई राजस्थान के नागौर में हुआ पंचायती राज की मतलब शुरुआत इसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 51 में देखते हैं क्या है? 51 कथन कारण से संबंधित वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए क्या है? कथन दिया गया है और सही हमें बताना है। कथन एक में कहा राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल संवैधानिक। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में है अनुच्छेद 280 में, तो एक संवैधानिक निकाय हो गया। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता। मेरे भाई ये गलत है। क्यों नहीं करेगा? पंचायतों को जब पैसा देने के लिए संतुष्टि नहीं करेगा, सिफारिश नहीं करेगा, तो पंचायतों को पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ये गलत हो गया। अगर ये नहीं रहता तब सही रहता, तो ये गलत हो गया। ये सही है, ये कारण गलत है। तो हमें अब 52 पे चलना है। देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग कथन के बारे में देखें
तो ये सही है, मतलब ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 वाला देखें, सरकारीय आयोग गठित हुआ था निम्न में से किसकी समीक्षा करने के लिए। मेरे भाई सरकारीय आयोग का जो गठन हुआ था, ये सरकारीय आयोग के बारे में आप लोग पता होगा 1983 में, 1983 में सरकारीय आयोग का गठन हुआ था। इसलिए केंद्र और राज्य संबंधों पर मतलब के बारे में, इससे मुद्दों को सुलझाने के बारे में, इसके मतलब सुझाव देने के बारे में, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की सुधार के बारे में, ऑप्शन नंबर सी। तो 83 में दिया गया था और ये 5 साल बाद यानी 88 में, 1988 में जो है अपना रिपोर्ट दिया था। देखें अगर हम 53 में क्या है, प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है उसी को बताना है। प्राक्कलन समिति के बारे में पूछ रहा है, ये 53 वाला सवाल महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए, ऐसे समितियों सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं, तो कौन सा गलत है इसको बताना है। देखिए, इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 के 30 जो है लोकसभा से आते हैं प्राक्कलन समिति में, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। जॉन मथाई के सिफारिश पर 1921 में गठित की गई थी। तो मेरे भाई 1921 में कैसे गठित की जाएगी, 1921 ये तो गलत दे दिया है हमारा। ये 1956 में ये गठित की गई थी जॉन मथाई की सिफारिश पर। तो ये 21 जगह 56 रहता तो ये सही रहता, यानी यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सब सही है अपने जगह पे। तो हमने गलत पूछा था तो हमने गलत बता दिया। 54 देखते हैं क्या है इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था है मेरे भाई, ये पूछ रहा है 54 वाले में हमसे। तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का मामला होता तब ये हो जाता अनुच्छेद 262। आगे चले हम लोग देखें 55 क्या कह रहा है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन, हमें पता है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्यों निकाय है, इसका मतलब दिया गया है, इसका गठन कार्यपालक के आदेश से हुआ, संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ, राष्ट्रपति के अध्यादेश से हुआ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में है और मूल संविधान में था, यह किसी के तहत बाद में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 वाले में देखें क्या है इसमें। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद किस संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारी के प्रावधान के बारे में पूछ रहा है, ये संविधान किस संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है। 56 वाला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये हुआ था मेरे भाई 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से, यह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारी को नियुक्त करना इसके लिए हुआ था। तो हम लोग देख लिए 56 57 चलते हैं क्या है इसमें। 57 में पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है पंचायती राज में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 243 जी जो होता है मेरे भाई, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियां एवं अधिकार संविधान के अनुच्छेद कितने में दिए गए हैं। 58 में देखते हैं हम लोग। 58 में क्या है। 58 का भारत में 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, निम्न में से कौन सा इन तीनों में शामिल नहीं है। तो मेरे भाई ये मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों में जो है 2013 में हाई कोर्ट बनाया गया, जबकि मिजोरम में हाई कोर्ट अभी तक नहीं है। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है मिजोरम में हाई कोर्ट। 59 देखते हैं 59 क्या कह रहा है। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो हमें पता है थल सेना, जल सेना, वायु सेना में इनको जो प्रमुख मतलब सीनियर अधिकारी होते हैं, इनकी जो है नियुक्ति वगैरह ये सब राष्ट्रपति करते हैं। यानी राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च सेनापति होता है सैन्य बलों का। आगे देखें हम लोग 60वां में क्या कह रहा है। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, सही दिखाई देगा तब।
देखिए क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। प्रधानमंत्री के शक्ति एवं कार्यों से संबंधित कुछ कथन दिए गए, कौन सा गलत है उसे बताना है। देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक बहुत बार ये पूछा जा चुका है। क्या है, वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। यस, बिल्कुल सही है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है। बिल्कुल सही जवाब। आगे क्या कह रहा है, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री के नाम पर किए जाते हैं। मेरे भाई ये गलत है, हमें गलत पूछा है तो गलत यही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। क्यों गलत है, क्योंकि भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य जो होता है ना, वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के नहीं। जैसे हमारे दादाजी होते हैं, पापा जी, सभी निर्णय पापा लेते हैं। और जब से खेत बेचना हुआ, खेत लिखवाना हुआ, न्योता भेजना हुआ या न्योता आएगा, ये सब नाम मात्र वाले जो कार्य होते हैं, जहाँ केवल नाम चलता है, वहाँ दादाजी का जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 61 देखते हैं। 61 में क्या है, अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ मतलब कह रहा है मेरे भाई, अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में इसी तरह के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर होगा अनुच्छेद 20 बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 365। जैसे अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि मतलब कोई मुख्यमंत्री राज्य का हो और जो है अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहा हो, वहाँ की व्यवस्था जो है एकदम चरमरा चुकी हो, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 356 के तहत। लेकिन 365 ये जो होता है मेरे भाई, यदि कोई केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कोई निर्देश दिया, कोई मतलब निर्देश फॉलो करने के दिया, वो उसके कर्तव्यों का करने में निर्वहन नहीं कर पा रहा है, वह विरुद्ध तरीके से फेल हो जा रहा है, तो ये 365 के तहत ये लगा दिया जाता है। तो 61 में ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। 62 में क्या है, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित हैं। राज्यपाल की जो विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं वो किस अनुच्छेद में है, ये पूछ रहा है हमसे। तो अनुच्छेद मेरे भाई 163, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ 163 में निहित हैं। 63वां वाला देखिए हम लोग। देखिए 63 वाला ये जो है हमारा प्रश्न नंबर ये 63 है, ये है जो है ये इससे मैचिंग से संबंधित है। मैचिंग वाले सवाल बहुत सही होते हैं, ये गलत नहीं होते हैं हमारे सवाल। तो थोड़ा सा ये बड़ा सवाल था, मतलब बड़ा क्या, देखने में बहुत मज़ा आता है इसे सॉल्व करने में, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं मैचिंग वाले, ये गलत नहीं करवाते हैं और होते हैं रियल में बहुत सरल, आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। देखिए क्या है, इसमें हमें पूछा, एक तरफ अनुच्छेद दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान दिया है और उसी को हमें मिलाना है, इसमें उसी को हमें मिला देना है। तो 63 हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें लंबा आ गया है स्क्रीन पर। तो 63 में क्या पूछ रहा है हमसे, अनुच्छेद और उसके प्रावधान पूछ रहा है। तो देखिए ये जो 131 वाला है, उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार पे संबंधित है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। और ये जो हमारा अनुच्छेद 126 है, ये हमारा कहाँ पे है, ये मतलब और ये 126 अनुच्छेद 126 जो है यहाँ पर ये 4 पे जाएगा, ये 4 पे चला आएगा, चौथे वाले पर, ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। तो देखिए हमारा 2 से काम बन रहा है, किसमें, A3 पर और B4 पर, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 2 ही से काम बन गया, हम 2 ही जानते थे फिर भी हमारा काम बन गया 2 ही से। तो इससे हम और मिला लें, अपना हमें मालूम चल गया। तो जानकारी के लिए अगर मिलाना चाहें तो सी वाला 2 पे चला आएगा, तो सी वाला इस पे आएगा और डी वाला 127 ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर कठिन प्रश्न रहता है फिर भी ये हो जाता है। तो थोड़ा सा इसे हमें बड़ा करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
तो मेरे भाई कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए लोकसभा के मंत्रिपरिषद प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 65 वाले में देखें, निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मेरे भाई ये देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, यही प्रश्न जो है कई तरीके से ये पूछा जाता है। सन 2005 में जो शास्त्रीय भाषा को जो मतलब दर्जा दिया गया वो था संस्कृत। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और अगर पूछेगा सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो तेलुगु को 2004 में तेलुगु को सबसे पहले ये दिया गया था। ये सॉरी तमिल यहाँ पर सॉरी मैंने गलत कर दिया, कुछ तमिल नहीं लिखा है यहाँ, तेलुगु लिख दिया है। तो उसके बाद कन्नड़ मलयालम को, फिर ये सन 2005 में ये संस्कृत को। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है 56 वाले में, 66 वाले में। 66 वाले में देखिए क्या, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, अब सही है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है। तो मेरे भाई केसी वियर ये कहे थे ये बात कि भारतीय संविधान न तो बहुत कठोर है न तो बहुत लचीला है, एक बैलेंस संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये 66वां का हमारा हो जाएगा। 67 में क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। तो संसद की जो लोक लेखा समिति होती है मेरे भाई, ये महत्वपूर्ण समिति है लोक लेखा समिति। आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, ये लोक लेखा समिति क्या होती है। तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होता है वो संसद की लोक लेखा समिति में भाग ले सकता है। 149 में लोक लेखा, इसमें नियंत्रक महालेखक संबंधित दिया गया है शक्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। 68 अगर देखें हम लोग, 68 में क्या है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए अभी आया है, कभी कभी आपको भड़काने के लिए तो भारी भरकम टाइप का दे देता है प्रश्न, लेकिन वो रियल में सरल रहता है। कैसे देखते हैं, कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको हमें बताना है। यहाँ पर भारत किसी राज्य की विधान परिषद के आकार उस राज्य की विधान सभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। मेरे भाई नहीं, कह रहा है अगर किसी राज्य में विधानसभा है, वहाँ विधान परिषद बनाना है तो वहाँ की विधानसभा का 1/3 होनी चाहिए विधान परिषद। इसमें आधा दिया इसलिए यह गलत हो गया। किसी राज्य की राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित कर सकती हैं। तो नहीं भाई, उस राज्य की राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद नहीं, बल्कि वहाँ का विधान परिषद ही सभापति को निर्देशित करेगा। तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा डी हो जाएगा इसका उत्तर। 69 में देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है 25 जनवरी को। कुछ लोग पूछेंगे भाई 25 जनवरी को ही क्यों मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो इसके पीछे भी कारण होता है। क्योंकि ये जो पहले तो ये जान लीजिए 25 जनवरी को मतलब ये मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है कि मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसके प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है ज़्यादातर। तो क्यों 25 जनवरी को मनाया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो होती है ना, ये 25 जनवरी को हुआ था, इसीलिए। आगे देखें, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ मेरे भाई संसद के पास हैं। ऑप्शन नंबर बी। 71 देखते हैं, कथन कारण वाला है ये। देखते हैं, देखने में भारी भरकम है बहुत सरल। कैसे देखिए क्या है, कथनों पर उत्तर करके हमें कथनों को पढ़ना है, उसके बाद सही उत्तर बताना है हमें। तो पहला क्या करा है, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने के अधिकार स्वीकृत करता है। बिल्कुल सही है। जो जनहित याचिका होती है मेरे भाई, ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से पीछे हैं तो वो न्यायालय नहीं जा सकते, तो उनके सहयोगी कोई न्यायालय जाकर उनको न्याय दिला सकता है। तो सही है। ये कारण कह रहा है जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय पहुंचने में असमर्थ है। मैं पहले ये बताया, तो ये भी सही है, इसीलिए आया ही जो था जनहित याचिका। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों सही हैं। दूसरा जो है पहले का कारण है। 72 में क्या है, 72 में देखते हैं,
ये भी बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं क्या है। कथनों पर विचार करना है, विचार को बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, भारत का न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। तो ये हमारा एक ये है, तो 72 वाले में तो सलाह देता है स्वयं की व्यापक लोकहित के विषय में, किस मामले में सलाह देता है, यह बात मतलब जानना है यहाँ पर, यही पूछना चाहता है। तो पहले आपको बता दिया है, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है, स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय पर नहीं, गलत है। यदि ऐसा हो सलाह मांगता है, यदि वो सलाह मांगता है तब दे सकता है, यानी यदि किसी नागरिक मूल अधिकारों के, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, जब वो मांगे तभी दे सकता है, ये ऑप्शन 2 सही है। 73 वाले में देखते हैं क्या है। संसद की कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल का उपबंध सर्वप्रथम किस देश में हुआ है। तो हमें पता है मेरे भाई, प्रश्नकाल के बाद जो शून्यकाल का घंटा स्टार्ट होता है, और यह शून्यकाल जो है ये भारत में जो है आया था 1962 में, जब नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उस वर्ष। अब हम लोग देखें 74वां प्रश्न, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है। तो पता है मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में जब पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको तोड़ फोड़ कर जो है अमित शाह ने उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, इधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख। लद्दाख में लोकसभा की केवल 1 सीटें हैं, और जो जम्मू कश्मीर है इसमें 5 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 74 वाला, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 74 वाले में चले हम लोग देखते हैं 75। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आया है, इसे देखिए ध्यान से देखिए, मैचिंग वाला एकदम सरल सा सवाल है, ये आपको फ्री में नंबर दे के जाते हैं ऐसे सवाल, ये कई बार पूछा भी गया भी है। तो थोड़ा सा हम इसको पहले बड़ा करते हैं तब ये सही रहेगा, थोड़ा सा अब सही है। देखिए क्या है, उत्तर एक तरफ दिया है, राज्य दिया गया, एक तरफ राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं उसको मैच कराना है। तो मेरे भाई एकदम सिंपल है, आपको पहले उत्तर प्रदेश में 80 है सबसे ज़्यादा, तो ये मिला दीजिए, तो बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और गुजरात में जो है 26 लोकसभा सीटें हैं। देखिए हमारा काम बना ए 3 पर, डी 1 पर, तो दोनों में है, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन्हीं दोनों में से कोई होगा हमारा। और अगर हम कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये कर्नाटक है, कर्नाटक में कुल 28 है। तो कर्नाटक कहाँ गया हमारा, कर्नाटक में 28, ये C2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ये हो गया। 76 में देखें क्या है, 76, इसमें क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है। तो भारतीय संविधान में पूछ रहा है किस व्यक्ति के प्रति जो है अभियोग लगाने का प्रस्ताव नहीं है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध है, चुनाव आयोग के विरुद्ध है, ये मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध है, न्यायाधीश के विरुद्ध है, ये चुनाव आयोग के विरुद्ध नहीं है। यही सही है हमारा उत्तर, और सबके प्रति है। तो चले हम लोग अब 77 देखते हैं क्या है इसमें। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं, की नियुक्ति प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये हमें बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 77 वाला। तो अनुच्छेद 235, 234, 233 या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 233 ये सही है। 78 देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल प्रस्ताव पारित करे कि राज्य के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले में संबंध में कानून बना सकती है। किसके तहत, मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संसद कहते हैं हाँ आप कानून बना दीजिए, तब संसद बनाता है। वो ही पूछ रहा है कौन से अनुच्छेद के तहत ये ऐसा होता है। तो मेरे भाई अनुच्छेद 252 किस में दिया है, या यहाँ पर अनुच्छेद 252 के तहत।
ये देखें 79 में क्या है, कथन कारण वाला है, इसमें कथन दिया है, कथन वाला सवाल। कथन वाले सवाल में क्या है, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं क्षेत्रीय परिषद से, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, या इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है इससे। तो इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। बिल्कुल सही, ऐसा तभी किया गया था। देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पूरे भारतीय क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। और इसकी जो 5 क्षेत्रों की पर जो क्षेत्रीय परिषद है, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं और उसमें दे दिया है प्रधानमंत्री। तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है सही कथन, यानी सी जिसमें होगा, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें होगा वो गलत। ये गलत, ये गलत। तो 1, 2, 4 राज्य के मुख्यमंत्री कमवार इसके उपाध्यक्ष होते हैं। 79 वाले में हमारा हो जाएगा डी, यही होगा। इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। 80 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद की सीमा निश्चित किया गया है। तो मेरे भाई 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से पहले क्या होता था कि सभी को मंत्री खूब ढेर सारे, जैसे चुनाव हुआ तो भी मंत्री, उसको भी मंत्री, तमाम मंत्री जो है बना देते थे। लेकिन 1991वां संविधान संशोधन के माध्यम से कहा भैया जितने सदस्य हैं आपके पास उससे 15% से अधिक आप जो है मतलब मंत्री नहीं बना सकते। तो यह प्रावधान किया गया। जैसे यूपी में जो है 360 हैं, 403 जो है विधायक होते हैं, तो इसमें लगभग 60 मंत्री बन सकते हैं, ऐसे ही। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमारा जो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम ये जो हमारा पॉलिटी का ये प्रश्न था, तो हम इसको पार्ट 1 में रखते हैं, और इसके लिए हम लोग पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। 80 प्रश्न हम लोग कर दिए हैं, और बाकी जो है 20-50 प्रश्न हमारा बचे हैं, जिसमें करंट अफेयर और मैथ, रीजनिंग, ये सब के सवाल होंगे। वो सब सवाल हम पार्ट 2 में कर लेंगे। तो हमें दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।